जरा कंटिन्यू कर लेते हैं। Shall I start? ठीक है, कुछ चीजें इसके अंदर इस पीपीटी में मिसिंग है। वो चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली टेक्स्ट बुक अपने पास, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ से रीड करेंगे। ठीक है, जैसे अपना काम हो जाएगा यहाँ वाला, तब टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे। बिकॉज मुझे पता है आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हो, अब पता नहीं कि मुझे ऐसा इंटेंस फीलिंग होता है टेक्स्ट बुक ना पढ़ने का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मिस आउट कर जाते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपके पास जो डाइजेस्ट है या जो भी आपके पास नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसको देख के आप भयभीत हो जाते हैं। स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो होना ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए जी, ठीक है, हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद हो तो, है ना? याद करो ग्रोथ क्या होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। पहला, सबसे पहले इस पे क्या क्या चेंज होने वाला है, साइज, शेप एंड वॉल्यूम। ग्रोथ परमानेंट होता है, एक बार ग्रोथ हो गया तो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट के कुछ पार्ट्स में इनडेफिनाइट ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट के किसी दूसरे पार्ट में आपको डेफिनाइट ग्रोथ देखने को मिलता है। इनडेफिनाइट का मतलब होता है जिसमें ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता ही रहेगा। अगर आप उसको डैमेज करते हो फिर से उसमें ग्रोथ होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस प्लांट इज अलाइव। बट कुछ प्लांट के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होता है कि भाई एक टाइम के बाद उसमें ग्रोथ नहीं होना चाहिए। ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले एंड बाद में ग्रोथ को रोकने वाले सभी के सभी प्लांट हार्मोन्स हमें याद सीखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे स्टेम एंड रूट, ये किसमें आते हैं, आपके डेफिनाइट पार्ट में आते हैं। किसमें आते हैं, डेफिनाइट। ठीक है, अगर आप बात करते हैं किसकी, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये क्या शो करते हैं, बहुत ही लिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ शो करेंगे, बिकॉज लीफ एक साइज के बाद ग्रो नहीं करता। लेकिन स्टेम को अगर आप कट करते जाओ तो उसमें आप देखेंगे कि ब्रांचेस पे ब्रांचेस एंड ब्रांचेस डेवलप होते चले जाते हैं। ओके, जहां पर भी ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेम्स। हमने लास्ट ईयर मेरिस्टेम्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था, अगर आपको याद हो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट। लोकेशन के बेसिस पर अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो है 3 टाइप के मेरिस्टेम थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल समझ में आ रहा है, जो हमेशा टिप्स पर होते हैं, चाहे वो रूट का टिप हो चाहे वो शूट का टिप हो, हमेशा हमारे। लैटरल मेरिस्टेम हमेशा क्या करते हैं, ये साइड वाइज मींस व्हाट, प्लांट का जो डायमीटर है, गर्थ है, या उसके विड्थ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स के अंदर। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम से ब्रांचेस आते हैं, नहीं, जो ब्रांचेस आते हैं ना बेटा, वो कहाँ से आते हैं, एपिकल मेरिस्टेम से आते हैं। वो एपिकल मेरिस्टेम जो पीछे छूट गए। ये ऐसा करने के लिए कोई सिखाता है आपको? तो ये क्या था ये? तो वैसा रात में लगा, ऐसा रात में बच जाएगा तो मैं लोगों की पैर हीट हो जाएगी। चिल्ला रहे लोग यहाँ पर राक्षस जैसा। आपने सिर के ना ऐसा इनको मजा आता है ना? दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छा रहेगा। यस,
स्लो रखो, क्या है ना यहाँ तक रिकॉर्ड हो जाता है, ये भी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था ऑन द बेस ऑफ नेचर या ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। याद करो हमारा प्राइमोडियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से आता है? जो इनबॉर्न पहले से रहता है, वो नेचर ने पहले से दिया हुआ है। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से आता है? प्राइमरी मेरिस्टेम से नहीं आता। अक्सर लोगों को लगता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है परमानेंट टिश्यू जन्म देते हैं। वो परमानेंट टिश्यू जो अगेन क्या होते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं और वो क्या बनते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। आओ, थैंक यू, आओ, अंडरस्टूड? ठीक है। सो in higher plant growth is restricted to the sub part called as meristem। अलग अलग फेजेस हमने सीखे थे। फॉर्मेटिव फेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। एक डॉटर सेल हो गए, डॉटर सेल लगातार ग्रो होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐड होते चले जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अंदर डेथ साइकिल सब कुछ होता रहेगा। ये फॉर्मेटिव फेज है, अभी जस्ट फॉर्म हुआ। आपको पता है जो भी नया सेल फॉर्म होता है उसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, क्योंकि साइज में क्या है वो छोटा। न्यूक्लियस क्या होता है उसका? प्रॉपरली बड़ा सा दिखता है। हालांकि न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस दिखता बड़ा है क्योंकि सेल का साइज क्या है? छोटा है। जैसे एक क्लासरूम ले लो, इस क्लासरूम में कितने लोग बैठे? लगभग 30-35 के आसपास बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। यह भी क्लासरूम को मैं आधा कर दूँ, साइज छोटा, यह भी 30-35 को बढ़ा दूँ तो काफी डेंस लगेगा। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? डेंस, राइट। इनके पास जो वॉल होता है काफी पतला होता है, क्योंकि आगे फिर से तो क्या करना है? डिवाइड होना है। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव फेज जो मेरिस्टेमेटिक जोन से क्रिएट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इलॉन्गेशन फेज। सेल जब अभी पैदा हुआ है, जो अभी बॉर्न हुआ है, न्यूली बॉर्न सेल, डॉटर सेल, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होगी। यानी वो कौन से फेज से गुजरेगा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। हम सब जानते हैं G1 फेज में क्या होता है? जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब के सब डुप्लीकेट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स। S फेज में क्या होने वाला है? यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट। अगर सेल डिवाइड करने वाला है तो, अगर सेल डिवाइड नहीं करने वाला है, सेल परमानेंट हो रहा है, तो G1 फेज से कहाँ बाहर निकल जाएगा? G0 फेज में। ऑब्वियसली जब सेल को डिवाइड होना ही नहीं है आगे, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल क्यों करेगा? लॉजिक तो यही बोलते हैं हम लोग, करेक्ट है? ठीक है। सो सेल को परमानेंट होना है तो सेल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे वाटर जाएंगे। वाटर जब एंट्री करता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। वाटर के पीछे पीछे एंट्री करता है आपके मिनरल्स, अंडरस्टैंड? एंड यहाँ पर जो है आपके में बहुत सारे सेल्स को ऐड किया जाएगा, जिससे कि आपका सेल वॉल ज़्यादा से ज़्यादा थिक हो सके। क्योंकि अभी जो यहाँ सेल बना था तो प्राइमरी सेल वॉल था उसके पास, बहुत ही थिन है, फटाफट ब्रेक डाउन भी हो जाता है। लेकिन इसको परमानेंट होना है तो सेल वॉल क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैचुरेशन फेज, यहाँ पर क्या होता है कि भाई सेल जो है डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है। वो परमानेंट सेल में क्या होता है? कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो अलग अलग टिश्यू जैसे जाइलम, फ्लोएम, आपको पता है जाइलम फ्लोएम के अलावा जाइलम फ्लोएम हमारे जो है ये आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिश्यूज अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है सिंपल टिश्यू, पहले तो होता है बेटा हमारे पास एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर क्या आता है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में दो टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम किसमें आते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। ठीक है। जाइलम पता है 4 अलग अलग सेल से मिलकर बना है। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड सीव ट्यूब्स। करेक्ट बोला मैंने? Am I right? Wrong. मैंने रॉन्ग बोला। फिर से एक बार, जाइलम कौन कौन से चीजों से मिलकर बना हुआ है? 4 इंपॉर्टेंट। जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, थर्ड जाइलम वेसल्स,
फोर्थ जाइलम ट्रकीट्स, 4 चीजों से मिलके बना हुआ है। फ्लोएम किसका बना है? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, इन 4 चीज से आपका फ्लोएम बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए पिछली कक्षा के जो मैंने नोट्स आपको दिए थे, और शायद मैंने आपको नोट्स मंगवाया था किसी से, किसी ने मुझसे प्रॉमिस किया था मैं लाके देती हूँ या देता हूँ, कोई तो था। धोखेबाज, दगाबाज, पलटू, अभी हलक से आवाज नहीं निकल रही। कोई तो था जिसने मुझे प्रॉमिस किया था, आप बोलती नहीं निकल रही है। वेरी बैड, आई डोंट लाइक दिस। चलो ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ग्राइंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्राइंड पीरियड ऑफ ग्रोथ का मतलब जब ग्रोथ होना शुरू हुआ, जब तक ग्रोथ हुआ, उस पूरे फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राइंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। यानी कि जब से पैदा हुआ जब तक ग्रो हुआ, जब तक कि उसका ग्रोथ रुक नहीं गया, तब तक जो पूरा फेज है उसको क्या बोलेंगे? ग्राइंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। यानी कि पैदा होने से लेकर पूरा बढ़ने तक। सो द टाइम इंटरवल फ्रॉम द फॉर्मेटिव फेज टिल द मैचुरेशन फेज इज कॉल्ड एज ग्राइंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। इसमें आएगा फॉर्मेटिव, इलॉन्गेशन एंड मैचुरेशन। फॉर्मेटिव हमेशा स्लो होता है, बिकॉज अभी भी नया सेल आया है, थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन एक बार वो अडेप्ट हो गया तो क्या शो करेगा? बहुत ही रैपिड इलॉन्गेशन फेज। उसके बाद क्या होता है? वो मैच्योर होना शुरू होता है, यानी कि उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स में डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसको यहाँ पर प्रोग्रेस आ जाएगा, वापस से डिक्लाइन हो जाता है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, ये तो आप जानते ही, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा दिया था। ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिग्मोइड कर्व कहा जाता है, या एस शेप्ड कर्व, सिग्मोइड कर्व कहेंगे या फिर एस शेप्ड कर्व। इसका भी जो लॉग फेज देख रहे हैं, दूसरा लॉग फेज देख रहे हैं, तीसरा फेज की तरफ का स्टेडी स्टेट या क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। इसको आप इवोल्यूशन से भी आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जब लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई तो कौन से फेज पे थी बेटा? लाइफ फेज। एक एग्जांपल लेते हैं। जब लाइफ आज से 350 करोड़ ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जब शुरू हुई थी, राइट, अर्थ पे लाइफ को ओरिजिनेट हुई थी, वहां से लेकर अगर आप पिछले 350 करोड़ साल से लेकर पिछले 250 करोड़ साल, 100 करोड़ साल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ था। उसमें कोई सर्वेट्स वगैरह कुछ बने थे, राइट, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने थे, बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं था उसके अंदर। लेकिन उसके बाद आगे का जो 100 करोड़ साल था, यानी आज से 150 करोड़ साल पहले या फिर आज से 100 करोड़ साल पहले, लगभग आपके जो क्रीचर्स हैं वो आपके ओशन में आ चुके थे। काफ़ी हद तक जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी एक्वाटिक मल्टीसेलुलर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वो सब डेवलप हो चुके थे। तो 100 करोड़ साल में जितना डेवलप नहीं हुआ वो अगले के 100 करोड़ साल में उससे कहीं ज़्यादा क्या हो गया? डेवलप हो गया। उसके बाद आगे 100 करोड़ सालों में कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगा। तो कोई भी ग्रोथ इनिशियली कैसे होती है? स्लो, राइट। उसके बाद धीरे क्या होता है? बढ़ता चला जाएगा। अभी हम फिलहाल कौन से फेज में हैं? लॉन्ग फेज में। एक टाइम के बाद जब हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगा, जब पानी की कमी होगी, उसके बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे? स्टेडी फेज, या फिर क्या आ जाएंगे हम लोग? स्टेशनरी फेज में। और जब आपके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हमारी डेथ होनी शुरू हो जाएगी और कुछ ऐसे नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे जो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। समझा आपको? सो लैग फेज स्लो, इसको फॉर्मेटिव फेज बोल सकते हो। लॉग फेज रैपिड, इसको आप इलॉन्गेशन फेज बोल सकते हो। एंड स्टेडी स्टेट और द स्टेशनरी फेज, इसमें क्या होता है? सब कुछ स्लो डाउन या रुक जाता है, लेकिन मौत नहीं हो रही है, यहाँ ग्रोथ खाली रुका है, ग्रोथ नेगेटिव नहीं गया। इसको आप क्या बोल सकते हो? स्टेशनरी फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज और मैचुरेशन फेज भी इसको आप बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड, यहाँ देखिए ये टाइम है और ये क्या है? आपका ग्रोथ है।
देखो यहाँ पर लगातार जैसे टाइम में ग्रोथ लगातार स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब जितना टाइम बीतेगा उतना ही ग्रोथ लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में एग्जिस्ट ऐसा तब करेगा जब अनलिमिटेड क्या होंगे रिसोर्सेस, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड लैंड होगा और कोई भी वहां पर प्रे नहीं होगा, कोई वहां पर प्रेडेटर नहीं होगा, तभी ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। बिगनिंग में ऑब्वियसली बिगनिंग में कोई भी जब लाइफ आई थी तो कोई एक शिकार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एबिलिटी डेवलप हुई, समझा आपको। तो बिगनिंग में थोड़ा स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली इट विल शो कर्वेचर। अरिथमेटिक में क्या होता है, एक एक क्या होता है यहाँ पर चीजें डेवलप होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक एक तरह धीरे क्या हो गई है, डेवलप हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, याद है, 1 से 2 से 2 से 3 से 3 से क्या हो गए 4 से 4 से कितना जाएगा ये 5। यहाँ पे एक एक करके क्या हो रहा है ग्रोथ। और यहाँ पर मैंने क्या शो किया था आपको, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ कैसा होता है, हमेशा ज्योमेट्रिक होता है। कैसा होता है, ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत कम होंगे, बाद में बहुत रैपिड होंगे, बाद में क्या हो जाएंगे स्टेशनरी हो जाएंगे, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे, कुछ मरेंगे कुछ जिएंगे, ये साइकिल चलता रहता है। डेवलपमेंट हम जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटो हार्मोन्स। मैंने आपको बताया फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं ये जेनेटिकली बनते हैं। जैसे हमारे अंदर भी तो हार्मोन बनता है ना, हमारा हार्मोन कौन कंट्रोल करता है, हमारा जीन। हार्मोन्स आर मेजरली क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस कौन कंट्रोल करता है, हमारा जीन। कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, आपको कुछ हार्मोन कैसे होंगे, ऑब्वियसली लिपिड बेस्ड होंगे, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, आपका जीन ही कंट्रोल कर रहा है। वैसे यहाँ पर भी जो फाइटो हार्मोन्स हैं दे आर जेनेटिकली कंट्रोल। ठीक है, ओके, दे आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है न्यूट्रिएंट। जो आप न्यूट्रिएंट जानते हो, आपने पढ़ा था माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा था। उसको हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो में क्या किया था, डिवाइड किया था। वो तो है ही, ये उन न्यूट्रिएंट के अलावा है। These are the compound which is other than nutrients. Okay. Auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and methylene, ये कुछ ऐसे आपके फाइटो हार्मोन्स हैं। इन्हें हम हार्मोन तो नहीं कहेंगे, बिकॉज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता। इसलिए फाइटो हार्मोन से बेहतर हम लोग क्या बोलेंगे इनको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और शॉर्टली क्या बोलेंगे, पीजीआरस। ठीक है, ऑक्सिन ये नाम देने वाले कौन थे पहली बार, एफ-वेन। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाई, कोलेप्टाइड टिप था, है ना, स्टम्प टिप को क्या किया, कट किया, उसको निकाला, उसको किसके ऊपर दिया, अगार जेल के ऊपर। तो बाकी जो बचा पार्ट था कट कर, उसको हमने क्या नाम दिया, स्टम्प। फिर हमने क्या किया, इस अगार जेल को किसके ऊपर रख दिया, स्टम्प के ऊपर। स्टम्प ने अंधेरे में भी क्या शो किया, कर्वेचर। पहले ऐसा माना जाता था कि भाई प्लांट जो कर्वेचर शो कर रहा है वो समवॉट सनलाइट के प्रेजेंस के कारण कर रहा है, क्योंकि प्लांट को चाहिए लाइट, और वो लाइट की तरफ क्या कर रहा है, वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन इस बात में समझना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। प्लांट के जिस पार्ट पर सनलाइट है, ऑक्सीजन वहाँ पर डेवलप या जनरेट नहीं होता, हमेशा उसके अपोजिट साइड में ही होगा। तो मान लीजिए अगर आपका विंडो इस तरफ है, ये विंडो मान लीजिए मैंने प्लांट यहाँ रखा था, ऑब्वियसली लाइट हमेशा यहाँ आएगी, तो यहाँ ऑक्सीजन डेवलप ही नहीं होगा, ऑक्सीजन तो यहाँ डेवलप होगा, और यहाँ के सेल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और आगे जाके क्या हो जाएंगे, वो ग्रेविटी कारण इफेक्ट होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि सनलाइट के कारण प्लांट कर्वेचर शो कर रहा है, हमने तो यहाँ सनलाइट दिया ही नहीं था ना, हमने क्या दिया यहाँ पर, डार्क, तो कर्वेचर क्यों शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली इससे ये तो साबित हो गया कि भाई प्लांट का जो कर्वेचर है
वो सनलाइट के कारण तो नहीं है। डिस्कवरी पता चला भैया कि वो है क्या, ऑक्सीजन। क्या है वो, ऑक्सीजन। आई होप ये स्टोरी क्यों की गई, ये कहानी क्यों है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, ये प्रूव करने के लिए कि सनलाइट के कारण तो वो बेंडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन, it is a weak acid that promote the cell division. They are not catalyst, they are highly sensitive to light, translocated in polar manner, क्योंकि ऑक्सीजन are always found at the tip, और ऑक्सीजन का टिप पर होना, चाहे वो शूट का टिप हो चाहे वो रूट का टिप हो, इसका टिप पर होना बहुत ही डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से साइड वाले ब्रांच ग्रो नहीं हो रहे। साइड वाले ब्रांच के पास भी पोटेंशियल ग्रो होगा, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाते। सो ऑक्सीजन टिप पर बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है। जब तक ये टिप पर रहेगा साइड वाला ब्रांच को कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि पोटेंशियल साइड वाले ब्रांच के पास भी है, लेकिन टिप के डोमिनेंस के कारण, उसके अपाइकल डोमिनेंस के कारण कभी वो ग्रो नहीं कर पाते। इसे देखा गया जब खुले में पड़ने वाले प्लांट तो बेसिकली बहुत सीधे जाते हैं। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन क्या है आपका, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और हम जानते हैं एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसीलिए आपका ऑक्सीजन भी एक टाइप का वीक एसिड है। सिंथेटिक ऑक्सीजन NaA, 2,4-D, 2,4-D एंड एटसेट्रा। इसका फुल फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये खत्म होने के बाद टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ ये भी चीज़ है, आपको प्लांट टिश्यू कल्चर आपको सर ने सिखाया, और मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा कैलस क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली कैलस इज, बताइए। हाँ जी, उसको थैलामस कहा जाता है, वो कैलिक्स होता है, मैं कैलस CALLUS। Come on student, please let me know what exactly callus is. Solid medium. ठीक है, so what is callus? Callus means what? It is the undifferentiated mass of cells in the PTC, plant tissue culture. इतने सारे सेल्स हैं लेकिन सब एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप चाहते हो कि वो डिफरेंशिएट हो, उनमें से रूट डेवलप हो, उनमें से शूट डेवलप हो। रूट डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनेसिस, एंड शूट डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं कोलोजेनेसिस। दीज आर द टर्मिनोलॉजी गिवन। लाइसोजेनेसिस के लिए ध्यान देना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रमोट द स्टेम ग्रोथ। ओके, ऑक्सीजन का रोल क्या है, सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन, इट इज फॉर्मेशन ऑफ कैलस इन PTC। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस, जैसे मैंने बोल दिया, अगर आप चाहते हो कि आपका प्लांट जो है इलॉन्गेट ना हो, खाली एकदम फ्लरिश रहे, काफी ज्यादा हरा भरा रहे, एक झाड़ीदार आपको बुशी अपीयरेंस देना हो, तो आपको हमेशा टाइम हर वीक या हर 15 दिन में क्या करना पड़ेगा, टिप को काटना पड़ेगा। बिकॉज जब टिप को कट करते हैं तो उसका जो अपाइकल डोमिनेंस है वो क्या हो जाता है, खत्म, और जो लेटरल ब्रांचेस है वो भी क्या शो करते हैं, ग्रोथ करना शुरू करते हैं। इसी तरीके देखो ना, ह्यूमन ने कई सारे झाड़ियों को शेप देता है, हाथी का शेप देगा, थोड़ा इसका शेप देगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रूनिंग। दिस इज व्हाट, प्रूनिंग। ठीक है, इट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम एंड प्रिवेंट द एब्सिशन। एब्सिशन मींस मतलब बुढ़ापा, एजिंग को क्या करता है, ये रोकता है। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि कोई प्लांट, कोई लीफ का पार्ट है या कोई लीफ बहुत जल्दी फॉल अप हो रहा है, अगर उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, ऑक्सीजन की, तो लीफ की गिरने का जो रेट है काफी हद तक क्या होगा, कम हो जाएगा। यूज्ड इन पार्थेनोग्राफी एंड आल्सो यूज्ड टू एलिमिनेट द डाइकॉट। इसके और भी यूजेस हैं, ऑब्वियसली हैं और भी यूजेस, हम टेक्स्ट बुक के थ्रू क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिबरलिंस,
जिबरलिंस, जबरदस्त। ठीक है, जिबरलिन को जो है पहली बार जो है डिस्कवर किया था क्यूरोसावा। किसने किया था? क्यूरोसावा, जापान में किया गया था। आपको पता है जापान में राइस बहुत खाया जाता है, तो वहाँ राइस की खेती में या पैडी फील्ड के अंदर एक फंगस ने अटैक किया था। फंगस का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये उस फंगस का नाम है। उस फंगस की वजह से हुआ ये, उन्होंने ऑब्जर्व किया फंगस ने कुछ तो ऐसा किया कि प्लांट का जो नोड्स है या प्लांट के बीच का जो इंटरनेट है उसका गैप क्या हो गया, काफी बढ़ गया। जो प्लांट जो इंटरनेट इतना था, अब वो इंटरनेट बढ़ के डबल या ट्रिपल हो गया था। तो उसमें नुकसान क्या था फार्मर को? फार्मर को नुकसान ये था कि उसका प्लांट तो काफी बड़ा हो गया, तो अभी वो क्या करेगा, सॉइल में से मैक्सिमम न्यूट्रिशन एंड मैक्सिमम वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंड उसको ग्रो होने में क्या लगेगा, और टाइम लगेगा। समझा आपको? ठीक है। सो इस डिजीज को जो हम लोग क्या नाम दिया, बकेन डिजीज। क्या नाम दिया? बकेन डिजीज। प्लांट बिकम वेरी टॉल एंड थिन। याबुटा एंड सुमिकी, ये सारे जापानीज हैं। याबुटा एंड सुमिकी, इन्होंने पहली बार इसमें से ये फ्यूजिकोराई को क्या किया, अलग उसको निकाला, उसमें से क्या निकाला, केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या दिया, जिबरलिन। तो जिबरलिन को फंगस में से एक्सट्रैक्ट करने वाले कौन थे, याबुटा एंड सुमिकी। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था जिबरलिन में कुछ और नहीं है, जिबरलिन में टाइप का एसिड है, इसका नाम दिया जिबरलिक एसिड। क्या नाम दिया, जिबरलिक एसिड। अब आपको पता है जापान वाले चाइना वाले कितने स्मार्ट होते हैं। एक बार पता चल गया भाई जिबरलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनते हैं, तो सिंथेटिकली क्या किया, बनाना स्टार्ट कर दिया। तो GA1, GA2, GA3, GA4, जिबरलिक एसिड 4, जिबरलिक एसिड 5, दुनिया भर के जिबरलिक एसिड बनाना स्टार्ट कर दिए। कौन से प्लांट को कौन सा जिबरलिक एसिड कौन से फॉर्म में चाहिए, बिकॉज जिबरलिक एसिड तो है, लेकिन आपको पता आइसोमर्स भी होते हैं ना उनके, तो बहुत सारे आइसोमर बनाना चालू कर दिए, जिसको जैसा आइसोमर चाहिए वैसा देना स्टार्ट किया। और फिर आप जानते हैं जापान एंड चाइना में सबसे जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं लोग, बड़े बड़े साइज के। देखा फ्रूट्स है ना, इतने मोटे मोटे हमने क्या देखे पता है, इतने मोटे मूली देखे पता है, ये ह्यूज साइज के। ठीक है, उसको लगता है एक दिन का अंगूर जो है कलिंगड़ के साइज का होगा, एक अंगूर में पूरा खानदान खाएगा। रोल ऑफ जिबरलिन। जिबरलिन का रोल क्या है, इलांगेशन ऑफ सेल। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ जूट फाइबर। जूट देखा, जिससे बोनी आती है आपकी, जूट की बोनी, वो जूट फाइबर है। क्या आपका वो जूट फाइबर, उसका लेंथ जितना बड़ा होगा उससे आपका धागा, उससे आपका जो बोनी बनेगा। छोटे छोटे जूट को बांधना बहुत मुश्किल वाला काम है, हेक्टिक वर्क है, कॉस्ट भी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती है। इसकी वजह से क्या हो गया, जूट का लेंथ बढ़ गया और धागे और फाइबर इजीली कंबाइन हो पाते हैं। जो प्लांट हाइट छोटा है, अगर उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, GA, उसका हाइट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये स्पिनच का लीफ होता है, उसके साइज को भी क्या करते हैं लोग, बड़ा करते हैं। देखा हम बोलते हैं, एक होता है देसी पालक, छोटे छोटे लीफ होते हैं उसके, एक देखो बड़े बड़े से बड़े बड़े लीफ होते हैं उसके, समझ रहे हो? ठीक है। इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट्स। सीड डॉर्मेंसी ड्यू टू टेम्परेचर एंड लाइट इज ब्रोकन। सीड की डॉर्मेंसी को ब्रोक करने में हेल्प करता है। प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन मोनोकॉट्स। ठीक है। इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज का क्या काम होता है बेटा बताइए? चलिए, अमाइलेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करेगा बेटा? ये इनटू माल्टोज, डेक्स्ट्रिन एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन में क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है। So convert insoluble starch into the soluble sugar. Obviously starch is insoluble. पता है स्टार्च insoluble होता है? कौन स्टार्च पानी में देखो डिसॉल्व करो, डिसॉल्व नहीं होता। कौन स्टार्च? तुम लोग तो ऐसा मुझे देख रहे हैं कौन सा जैसे नहीं होगा, 15 मैंने कुछ ऐसा अलग से कुछ मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल दिया। अरारोट पाउडर, हाँ
नहीं सुना? किसी सूप को किसी लिक्विड को गाढ़ा करने के लिए दूध जैसा कुछ तो लिक्विड डाला जाता है, देखा है? अरारोट, वो अरारोट नहीं है, वो कॉर्न स्टार्च। क्या है वो? किसी भी स्टार्च, प्योर स्टार्च का पाउडर लोगे ना, वो गर्म होने के बाद ठीक हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है? सो तो पानी पिलाते रहो, स्वर्ग जगह बनाते रहो। तो होता क्या है, आपका स्टार्च पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, माल्टोज पानी में क्या हो सकता है, इजीली सोल्यूबल होता है। ठीक है? इट इज यूज्ड बाय एम्ब्रियो, इस तरह से इसकी सीड के डेवलपमेंट से ब्रेक हो जाती है, और पार्थेनोजेनेसिस में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। काइनिन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, काइनेसिस। ये ऐसा हार्मोन है जो सेल को क्या करवाएगा, डिवाइड। बहुत सही है ना, ये सेल को डिवाइड करवाएगा, बहुत सारे सेल बनवाएगा। ऑक्सी सेल का साइज क्या करेगा, बड़ा करेगा। अजीबल सेल का साइज क्या करेगा, इलांगेट करेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप के हार्मोन का यहाँ क्या करेंगे, यूज किया जाता है। It was first time discovered by Scoop and Miller. आप नाम सुना इसके पहले, मिलर एंड स्कूप? MS मीडियम, कल्चर मीडियम पढ़ा आपने पीटीसी लैब में? प्लांट टिश्यू कल्चर में आपने सुना होगा। हम लोग हमारे पास टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन मीडियम होता है। सबसे कॉमनली न्यूट्रिशन मीडियम कौन सा यूज करते हैं, MS मीडियम, उसको मिलर एंड स्कूप भी कहा जाता है। पता है? मुझको ऐसा लगता था खाली मैं ही पढ़ाता तो आपको समझ में नहीं आता। अब तो मुझे विश्वास होता है कि कमजोरी इस तरफ है। मुझको लगता था भाई कि जो है ना कि कैमरा खराब है इसलिए फोटो अच्छी नहीं आ रही, बाद में समझ में भाई शक्ल ही खराब है, क्या करें? हाँ वही है, सेम इन्हीं का नाम है, इनका पूरा नाम है मिलर मिलाशी की तरह। ठीक है, चलो। ओ दीदी, हाँ आप ही यहाँ ध्यान दिया करो, तो लिखने का छोड़ दो, समय खत्म हो गया लिखने वाला। सेम कंपाउंड फ्रॉम डीएनए या हेरिंग फिश, एक फिश थी इसका नाम था हेरिंग। देखो हेरिंग फिश के अंदर भी यही था, हेरिंग फिश बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से। तो जब देखा गया इसका डीएनए को स्टडी किया गया तो पता चला भाई इसके पास कुछ ऐसे हार्मोन्स है जिससे इसका सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है। अगर ऐसे हार्मोन है तो ऑब्वियसली ऐसा कोई जीन भी होगा। तो डीएनए निकाला गया, जीन को स्टडी किया गया, तो समझ में हाँ भाई इसका जीन कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिससे इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रहा है, सेल के डिवीजन बहुत तेजी से होते हैं। तो ऐसा ही कंपाउंड जो डीएनए से मिला था ऐसे कुछ नाम है साइटोकाइनिन भी है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ एडेनाइन। ठीक है, कोकोनट मिल्क इज अ सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोकोनट मिल जाता, मैं कोकोनट वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोकोनट मिल्क। उसको आप ग्राइंड करिए, उसको स्क्वीज करिए, जो आपका व्हाइट जूस निकलेगा वो क्या आपका कोकोनट मिल्क। और पता है दैट कोकोनट मिल्क उससे दही भी बनती है, उससे घी भी बनता है। उसको कोकोनट घी कहा जाता है, नारियल का तेल। सो आजकल ना सो कॉल्ड वीगन, वी डोंट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। तो ये उनके लिए है, ये एनिमल को नहीं चूसते हैं, किसको चूस रहे लोग? प्लांट्स को पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं। तो एक दिन इनकी वजह से दुनिया के सारे प्लांट मरने वाले हैं। चलो जाने दो। साइटोकाइनिन, इट इंड्यूसेस सेल डिवीजन, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, यूजफुल फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। मोर ऑक्सिन राइबोजेनेसिस, लेस ऑक्सिन कोलोजेनेसिस। सेनेसेंस, अगेन सेनेसेंस बोलिए, बुढ़ापा बोलिए, एक ही मतलब है। ये एक्सफिशन कहिए, एक ही मतलब है, उसको भी रोक देता है। ये स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि अब तक जो 3 हार्मोन में पड़े, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों ही क्या करते हैं?
आपके प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऑल दीज आर ग्रोथ सपोर्टिंग फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। Ethylene. Ethylene is only the PGR which is sorry in the gaseous state. इसको आप gaseous PGR ही बोल सकते हो। एथिलीन को अगर आप जानते हो तो ऐसे बहुत सारे एथिलीन मिलते हैं, तो आपका बनता है पॉलीथिलीन, जिससे आप पॉलीथीन भी कहते हैं। मैंने घर में अक्सर ऐसा देखा, एथिलीन को जो ना बेटा हम लोग बोलते हैं इसको फ्रूट को पकाने वाला गैस है ये। आपने शायद सुना होगा आजकल जो फ्रूट्स होते हैं बनाना वगैरह को, उनके पास एसी का चेम्बर होता है, उसमें दो तरीके से बेटा वो लोग फ्रूट को पकाते हैं। एक तो उनके पास केमिकल होता है, केमिकल को डुबाएंगे ऐसा बस और एसी में रख देंगे ताकि ठंडा एनवायरनमेंट है, धीरे धीरे पके। और एक ऐसा होता है जहाँ पर लोग एसी के साथ साथ उसी एसी में गैस भी लीक करते हैं। कौन सी गैस? एथिलीन गैस। एथिलीन नेचुरली प्लांट के अंदर खुद ही बनता है उसको पकाने के लिए, लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एथिलीन का दुश्मन है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप चाहते हो कि एथिलीन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, पकने का प्रोसेस स्लो हो जाए, तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? CO2 गैस। तो जब भी फ्रूट्स को डिलीवर करते हैं ना, जिस चेम्बर में रख के दूर दूर तक, वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल रखते हैं जिससे कि लगातार क्या निकलता रहे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिससे कि पकने का राइपनिंग प्रोसेस क्या हो जाए? स्लो हो जाए। ठीक है, नो डाउट। फ्रूट का पकना मतलब फ्रूट के अब दिन खत्म होने वाले हैं, यानी कि क्या करता है? ये सेनेसेंस लाता है, ये मौत लाता है, ये ग्रोथ को रोक देता है। बिकॉज एक बार फ्रूट पकना शुरू हो गया तो उसका ग्रोथ अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, it is colorless, unsaturated hydrocarbon and lighter than air, form almost all part of the plant. Methionine act as a precursor of ethylene. Methionine क्या टाइप का? क्या ये? Amino acid. Methionine is a kind of amino acid. Now you will tell me whether it is essential or non-essential. Essential. Prime Minister is very P for, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर P था, P का मतलब क्या था? ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। P का मतलब क्या था? फिनाइल एलेनाइन। क्या था? फिनाइल एलेनाइन। समझा आपको? M का मतलब क्या था? मीथेनिन। और आपको याद भी होना चाहिए, जब मैंने आपको सिखाया था, कोई भी जितने भी आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं उसका पहला स्टार्ट कोड आपको पता है? स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG होता था। AUG कौन सा होता? AUG। उसके खिलाफ जो tRNA वो क्या लेके आता था? UAC। बराबर है। अब UAC के पास कौन सा अमीनो एसिड होगा हमेशा पता है? मेथियोनिन। कौन सा होगा? मेथियोनिन। ये सब आप रिलेट करना, जब भी सब पॉइंट आता है मैं आपको रिलेट करके बताता भाई कहाँ पर क्या कनेक्ट हो रहा है। सो मेथियोनिन एक्ट एज अ प्रिकर्सर, ऑक्सिन प्रमोट द एथिलीन प्रोडक्शन, हेंस कॉल्ड एज सेकेंडरी हार्मोन। मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एथिलीन। इट ब्रेक्स द डोर्मेंसी, डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। प्रमोट्स सेनेसेंस, दैट इज एजिंग, स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज माइंड इट। इनहिबिट द स्टेम एंड ग्रोथ, रूट एलोंगेशन। Commercially used for the ripening of fruits. Fruits के पकने में भी ये हेल्प करता है। ये है आपका एब्सिसिक एसिड। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ को क्या करेगा? रोकेगा। यानी कि जहाँ जहाँ ये प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ग्रोथ अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये किया था कि हमने एक प्लांट को बहुत अच्छे से प्यार, लाड, खाना पीना, दुलार सब कुछ किया था, हर तरीके से फैसिलिटी केयर किया था।
और एक प्लांट को हमने ग्रो करके यूं ही छोड़ दिया था। कभी कभार थोड़ा पानी डाल दिया तो डाल दिया। देखा ये गया कि जो प्लांट को दे रहे थे वो फ्लरिश तो अच्छा खासा हो ही जाता, लेकिन जो प्लांट को हमने ऐसे इग्नोर किया था वो प्लांट पहले तो मरने लगा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अचानक से उसके अंदर जो कुछ शक्तियाँ पैदा हुई और वो मरते मरते बचा और वो ग्रो होना शुरू हुआ, लेकिन उसका ग्रोथ बहुत ही स्लो था क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। जाओ 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 मुंह पे पानी मार के आओ। क्या जिंदगी है ना आप लोगों की, क्या लाइफ। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। हाँ तो मैं बता रहा था कि प्लांट जो है जिसको हमने बहुत स्ट्रेस वाली कंडीशन में रखा था, ना उसको पानी दे रहे हैं ना उसको नरिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन प्लांट ग्रो हो रहा है। हमने क्या किया, प्लांट के अंदर तो उसके हम लोग के अंदर जो भी केमिकल्स है उसको स्टडी करना शुरू किया, तो समझ में ये आया कि भाई वो प्लांट छोटा ही रह गया, बड़ा ही नहीं हुआ, स्टंटेड ग्रोथ। जब उसका सैंपल लिया गया, उसको स्टडी किया गया, हमने बहुत सारे केमिकल एनालिसिस किए, तो समझ में आया उस प्लांट के अंदर भर भर के क्या बना था पता है, एब्सिसिक एसिड। तो समझ में आया। और जिस प्लांट को हमने बहुत अच्छे से नर्सरी में ग्रो किया है, धूप अच्छी खासी मिल रही है, सब कुछ दे रहे थे, वो प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड बहुत कम बना था। इसीलिए एब्सिसिक एसिड हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट का ग्रोथ ये क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। फ्लावर का ब्लूमिंग भी, जो खिलने वाला मेथड होता है, आपका कली खिलती है, फ्लावर खिलता है, उसको भी स्लो डाउन कर देगा या तोड़ देगा। इट मीन्स दैट जहाँ जहाँ भी आपका एब्सिसिक एसिड आएगा वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करने का ही काम करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्रॉट एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म इन मैच्योर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ऑब्वियसली जब लीफ मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों गिर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपोर्ट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब क्या, मैंने बताया, पोलर मतलब टिप पर से नीचे टिप पर, नॉन पोलर मतलब जो साइड वाइज जाएंगे हमेशा, क्योंकि लीफ हमेशा साइड में होती है। ठीक है, इट कॉजेज डॉर्मेंसी इन बड्स, सीड एंड ट्यूबर्स। सीड को डॉर्मेंट कर देना, बर्ड को डॉर्मेंट, उसको एक्टिव मत होना, ग्रो मत होने देना, इसका काम है। इट एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर्स, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था, ये भी हार्मफुल मेथड है, लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन आप उसको चाह के अवॉइड नहीं कर सकते। स्टोमेटा बंद हो जाना मतलब आप प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हो, उस समय के लिए रोक देते हो। स्टोमेटा इसके कारण बंद होता है। प्रमोट्स सेनेसेंस बाय लॉस ऑफ क्लोरोफिल, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन की पूरे प्रोसेस को भी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ओवरकम स्ट्रेस, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेस से बाहर निकले, ठीक है, तो उसके लिए प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, एब्सिसिक एसिड। मैंने क्या बोला, मैंने प्लांट को कहाँ ग्रो किया था, एक को फ्लरिश एनवायरनमेंट में, एक को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में। तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारा प्लांट वहाँ करता है। समझा आपको? तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए प्लांट ने क्या बनाया था, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोगों ने एक्चुअली इसको केमिकली क्या किया था, प्रैक्टिकली। क्योंकि जब पहली बार हमने एब्सिसिक एसिड पढ़ा था कॉलेज में, तो हमको लगा था भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो हम लोगों ने बहुत सारे थीसिस को हमने सर्च मारा, क्योंकि कैसे आप इस एब्सिसिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हो। हमने सारे प्रोसेस को किया, अपने प्रोफेसर को बताया कि भाई ऐसा है, हम लोग कर सकते हैं क्या, बोलते हैं आप करो, कॉलेज में जो मटेरियल अवेलेबल उसके साथ करो। हमने प्लांट ग्रो किया, कंडीशन ऐसा क्रिएट किया, 6 महीने बाद हमारा रिजल्ट आएगा। क्योंकि प्लांट को उस हार्शफुल कंडीशन में सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा था। ठीक है, फोटो पीरियडिज्म, ये क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपका फ्लावर क्या होता है, ब्लूम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म।
हर प्लांट के लिए फोटो पीरियडिज्म बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड द डार्क पीरियड विद द रेफरेंस टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। एक प्लांट, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, एक प्लांट है जिसको चाहिए लाइट कम अंधेरा ज्यादा। अगर उसको लाइट कम मिला है, अंधेरा ज्यादा आ रहा है, यानी उसको वो सारी कंडीशन मिल रही है, सारा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, तो वहां पर फ्लावर क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, ब्लूम होगा, या फ्लावर क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन उसको उल्टा मिल जाए कि दिन ज्यादा मिल रहा है, रात को छोटी मिल रही है, वहाँ फ्लावर ब्लूम नहीं होगा, उसका रेस्पॉन्स अलग होगा। तो अपने डे और अपने नाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कितना डे और नाइट मिल रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, वो रेस्पॉन्स करता है विद द फ्लावरिंग। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। याद रखना, ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज क्रिटिकल फोटो पीरियड। किसी को 6 घंटे का लाइट चाहिए, तो किसी को 12 घंटे का लाइट चाहिए, तो किसी को 4 घंटे का लाइट चाहिए। लाइट कम हो गया तो प्रॉब्लम, लाइट ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। इसलिए देखो ना, हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं सीजनल होते हैं, सुना है? अभी सुना हुआ फसल अलग अलग क्रॉप, राबी एंड खरीफ, सुना है? राबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। राबी कब ग्रो करते हैं? आफ्टर मानसून। खरीफ कब करते हैं पता है? आफ्टर विंटर। जैसे आपका गेहूं किस में आता है? राबी में आता है, इसमें आता है राबी। लेकिन आपका जो है क्या बोलते हैं, मूंग वगैरह किस में आता है आपका? ये खरीफ में आता है। और कुछ क्या होता है, बारिश में होता है। तो हर किसी को अपने जैसा क्या चाहिए, टाइम पीरियड अलग अलग चाहिए। किसी को चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, अंधेरा कम लाइट ज़्यादा, तो उसको कब ग्रो करेगा पता है? गर्मी के, ठंडी खत्म होने के बाद। क्योंकि ठंडी खत्म होने के बाद क्या होता है, आपका दिन का टाइम क्या होता है, बढ़ता चलेगा। जैसे गेहूं को क्या चाहिए बेटा पता है? उसको चाहिए अंधेरा ज़्यादा और लाइट कम। तो क्या होगा पता है? उसको ठंडी की शुरुआत पे करेंगे, विंटर की स्टार्टिंग में। क्योंकि विंटर की स्टार्टिंग होती है, जब तक उसको फ्लावर आएगा तब तक विंटर मिड पे आ जाता है। उस समय क्या होगा, ठंडी में क्या होगा, आपका दिन बहुत लंबा, दिन बहुत छोटा हो जाता है और आपकी रात बहुत लंबी हो जाती है। क्योंकि उसी टाइम में फ्लावर चलता है, उसी टाइम फ्लावर आ गया, फ्लावरिंग हो गया, पॉलिनेशन हो गया, अब उसका फ्रूट तो आएगा ही आएगा, अनटिल को तूफान में। तो उस हिसाब से हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, इनको दिन छोटा चाहिए, रात लंबी चाहिए, तो शॉर्ट डे प्लांट को लोग लॉन्ग नाइट प्लांट ही बोल सकते हैं। अगर इनका नाइट का जो लंबा टाइम है वो डिस्टर्ब हुआ तो फ्लावरिंग भी क्या हो जाती है कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनको क्या चाहिए, अनब्रेकेबल, अनब्रोकन डार्क पीरियड चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, कॉस्मोस एंड डहेलिया। आपने नाम सुना है? रात रानी, रजनीगंधा, पान मसाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्लावर का नाम है। लॉन्ग डे प्लांट एग्जैक्टली उल्टा, इनका जो डे पीरियड है वो लंबा होगा, नाइट पीरियड क्या होगा, छोटा। इनको शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हो। अगर इनका जो फोटो पीरियड है, लाइट वाला पीरियड, वो डिस्टर्ब होगा तो इनका प्लांट तो फ्लावरिंग भी अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल स्पिनच, बीट, रेडिश, ठीक है। कोई डाउट? डे न्यूट्रल प्लांट आपने सुना है? आपने कभी नाम सुना है? एक प्लांट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सदाफुली। हाँ, पर्पल कलर का, उसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, देखा है? सदाफुली नाम नहीं लिखा है, हमेशा फूली, हमेशा फूल रहेगा। तो पिन भी बोलते हैं कई बार, राइट? पिंक वाइट जो भी है। अब भाई लोकल लैंग्वेज तो आपका अलग है, मेरा अलग है, उनका अलग है। लोकल लैंग्वेज आप ना जाए तो भी ठीक है, ठीक है। सदाफुली को कहा जाता है, ठीक है, विंका रोजिया साइंटिफिक नेम है। और ये आपको 365 डेज हमेशा खिलते हुए आपको दिखाई देंगे। वो आते हैं डील के प्लांट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा है। कक्यूपर, टमेटो, मेज, ठीक है। जैसे देखो ना, भुट्टा हमेशा आपको मिलेगा। हालांकि भुट्टा जो है बारिश के मौसम में होता है, देखा है बारिश में खाते हैं हम लोग, क्योंकि बारिश में दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल है।
और स्वीट कॉर्न तो आपको साल भर मिलता है पूरे। अब कभी भी जो स्वीट कॉर्न आपको हमेशा मिलेगा 10 रुपये 15 रुपये का एक। और आपको जो बेबी कॉर्न होते हैं जो उसको किस में डालते हैं वो लोग, किस में डालते हैं पापा? पिज़्ज़ा में। हाँ हाँ पिज़्ज़ा में, हाँ पिज़्ज़ा में डालते हैं। पिज़्ज़ा में मैंने कभी खाया नहीं। हम लोग पिज़्ज़ा में जो ना पनीर टमाटो कांदा के ऊपर गए नहीं, वो आपका वो बेल पेपर बस। पता नहीं क्या मार्केटा डालते हो तो समझ नहीं आया वो क्या है ना, तो इसके ऊपर कभी गया नहीं, वो बजट के ऊपर रहेगा ना तो जाते ही नहीं हम लोग। चलो फोटोमॉर्फोजेनेसिस आपको पता ना, मैंने आपको सिखाया है लास्ट ईयर फोटोसिंथेसिस, और हमने सीखा है फोटोसिंथेसिस में जो दो रेंज है ब्लू एंड रेड, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। ब्लू लाइट एंड रेड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट जो लाइट के वेवलेंथ को सेंस करता है। प्लांट कैन सेंस द क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्वालिटी इज सेंस्ड बाय द डिफरेंट लाइट रिसेप्टर्स। रेड, फार रेड, ये क्या होता है? रेड तो आप जानते हो बेटा कि आपका जो 700 से लेकर 750 तक रेड आता है, लेकिन 750 से लेकर 790 तक यानी इंफ्रारेड के जस्ट पहले तक उसको क्या बोलेंगे? फार रेड। जैसे वॉलेट है आपका, वॉलेट के थोड़ा दूर जाओ तो आपको क्या आएगा? अल्ट्रा वॉलेट। उसके पहले और उसके बीच में क्या आएगा? फार वॉलेट। वैसे ब्लू में भी होता है, ब्लू एंड फार ब्लू, रेड एंड फार रेड, ठीक है। हालांकि ये वाला पार्ट आपको जो है नीट में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते करके छोटा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, और उसको सेंस करने वाले सेल्स का नाम क्या है बेटा? फाइटोक्रोम्स। क्या नाम है? फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम याद है कुछ? फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था, मैंने सिखाया था प्रियंका चोपड़ा फाइटोक्रोम्स। अरे प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B2, साइटोक्रोम B1, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये पता है, मतलब इतने में खाली ये पता है, बाकी नहीं पता। इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले रिसीव किया गया, देन टू B6, B12, कुछ नहीं पता हो गया। नमस्कार है आप लोगों को, इतने महान लोग बैठे हैं हमारे पास। ब्लू लाइट रिसेप्टर्स, क्रिप्टोक्रोम रिकॉग्नाइज ब्लू, ग्रीन एंड यूवी, एंड फोटोट्रॉपिक किसके लिए? सिर्फ ब्लू लाइट के लिए। इससे आपको कुछ पूछेगा नहीं, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में बेसिकली जो है आपका MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछता है, बाकी कुछ पूछेगा नहीं। चलो बंद करो सो। गौरव, सम टॉपिक्स आर पेंडिंग इन द PPTs, तो मुझको लगता है कि यहाँ से बेटा समझना आसान है, बिकॉज फाइनली आपको यहीं से पढ़ना है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ऑलरेडी 11th मैंने बहुत अच्छे से आपको लिखवा के एग्जाम्पल के साथ डिटेल में 2-2, 3-3 बार रिवाइज करवा के दिया था, ताकि आप इन कंसेप्ट को भूलो नहीं। और देखो हुआ वही जो आपने चाहा भूल जाए तो आप भूल गए। What is differentiation? It is the maturation of cells derived from the apical meristem, right? Finally क्या होता है? वो मैच्योर हो जाता है। During cell differentiation, cell undergo few major anatomical and physiological changes. That is, example देखो यहाँ पर है, parenchyma in hydrophytes develops large schizogenous interspaces for mechanical support, buoyancy and aeration. हाइड्रोफाइट्स का नाम तो आप जानते ही हो, जो प्लांट पानी में रहते हैं, आप देखो पानी में फ्लोट भी करते हैं। तो भाई पहले उनके पास वो स्पेस नहीं होता है, लेकिन बाद में जब वो डिफरेंशिएट होना शुरू होते हैं तो उनके सेल्स के बीच में क्या है? बहुत सारा स्पेस, जिसमें क्या भरी होती है? हवा, एयर भरी होती है। अंडरस्टूड? तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे प्लांट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। एक वो सेल जो लीफ में कन्वर्ट हो रहा है, एक सेल जो पूरा लीफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई उनमें से लीफ के अंदर अलग अलग पार्ट, कुछ रूट, कुछ में आपके लीफ का मार्जिन बनते हैं, कुछ लीफ का टिप बनते हैं, कुछ लीफ का जो मिड वेन बनते हैं, कुछ वेनलेट्स बनते हैं, कुछ वेन्स बन रहे हैं, कुछ का स्टिप्यूल बन रहे हैं। यस और नो? तो स्टिप्यूल बनेगा स्ट्रक्चर अलग होगा, लीफ बनेगा स्ट्रक्चर अलग होगा, टिप होगा तो स्ट्रक्चर अलग होगा, वेन होगा तो स्ट्रक्चर अलग होगा, मिड वेन होगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा।
मिडरिब होगा तो स्ट्रक्चर अलग होगा। तो एक ही सेल के जब सेल आपका डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सा पार्ट में डेवलप हो रहा है, इन विच पार्ट द सेल इज गोइंग टू डेवलप डिफ्रेंशिएट, उसके अकॉर्डिंग उस सेल के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि वही सेल स्टेम भी बनेगा और उन्हीं में से कुछ सेल क्या बनेंगे स्टेम, और उन्हीं में से क्या बनेंगे कुछ लीफ। तो सेल का मॉर्फोलॉजी अलग है, लीफ का मॉर्फोलॉजी अलग है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल क्या होंगे चेंजेस होते हैं। ठीक है। डी डिफ्रेंसिएशन, ये भी आप जानते हो, यानी जो परमानेंट सेल है वापस से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये मेरिस्टेम में। So, the living differentiated cell which has lost the capacity to divide may regain the same as per the need and divide. Thus, permanent cell undergo differentiation and become meristematic. This example, interfascicular cambium and cork cambium. आपके जो कॉर्क सेल थे, कॉर्टिकल सेल थे, वो भी क्या होते हैं परमानेंट होते हैं, डिवाइड होते हैं और वापस से डी डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्या बन जाते हैं आपके कॉर्क कैम्बियम। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, राइट। और उनमें से क्या बनते हैं आपके इंटरफेसिकुलर क्या आपका यहाँ पर वेस्कुलर बंडल बनेगा, बहुत सारा कॉर्टेक्स बनेगा, बहुत सारी चीजें इन्हीं से बनती है, सब सिखाया मैंने। रीडिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज रीडिफ्रेंशिएशन? रीडिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि आपका जो प्लांट पहले क्या हुआ था, टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू बन गया वो परमानेंट बाय द मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट फिर से क्या हो गया डिवाइडिंग, डी डिफ्रेंशिएशन, क्या बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो भाई वो भी फिर से डिवाइड होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम जब फिर से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा अब आपका, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन। द सेल्स प्रोड्यूस बाय differentiation once again lose the capacity to divide and mature, and this is called as redifferentiation. Example, secondary xylem and secondary phloem. प्लीज हाँ सब ध्यान से करके ना, प्राइमरी xylem, प्राइमरी phloem कहाँ से आता है, सेकेंडरी xylem, सेकेंडरी phloem कहाँ से आता है, ये सब अच्छे से करके आना है। नीट एग्जाम में ये सब आपके मार्क्स उड़ा देंगे। थरली अलग अलग टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। डेवलपमेंट, ये मैंने आपको डेवलपमेंट सिखा दिया है। इट रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन द शेप, फॉर्म एंड डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस अकरिंग इन सीक्वेंस फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड अप टू द सेनेसिस एंड डेथ। जब से सीड जर्मिनेट हुआ और जब से वो पूरा प्लांट ग्रो होके मर नहीं गया, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब किस में काउंट होंगे, डेवलपमेंट में काउंट होते रहेंगे, ठीक है। दस डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ, morphogenesis, maturation and senescence। ये देखो ये पूरा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। इट इज द कैपेसिटी, प्लास्टिक तो पता ना, शेप देते बेटा, शेप देते ना, शेप दे रहा है प्लास्टिसिटी, ठीक है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड, फॉर्म्ड और मॉडल्ड। It is the ability of plant to form different kind of structure in response to different environment or internal stimuli in various phases of life. In many plant, juvenile, what is juvenile? Young stage and mature stage show different forms of leaf in the, ये देखो धनिया देख रहे हो आप, धनिया देख रहे हो, जुवेनाइल अलग है, एडल्ट अलग है ना, ये दो अलग अलग है। फिर देखो वाटर का, वाटर अलग हो गया, टेरेस्ट्रियल अलग हो गया। धनिया इसे देखो तो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ये चाइना की धनिया है, चाइना की नहीं बेटा, वो ऑब्वियसली हाइब्रिड ही होगी, लेकिन उसके अंदर जो है अलग अलग क्या देखने को मिलता है, शेप चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, heterophyly in cotton, coriander, larkspur,
द एनवायरमेंटल heterophyly shown by the ranunculus fabaceous buttercup. The intrinsic plasticity, bro please, तुम लोग को शर्म नहीं है पापा, लेकिन मेरे को शर्म है. अंडरस्टूड? एनी डाउट? सो हेटेरोफिली इज एक्सिबिटेड इन द सेम प्लांट इन द डिफरेंट ग्रोथ फेज होता है. ये तो एग्जांपल था, वही समझा रहा है कि भाई यहाँ पे हेटेरोफिली का मतलब, हेटेरो मतलब अलग अलग, फिली मतलब लीफ. लीफ. अच्छा, आपने एक और चीज दिखा देगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया ऐसा हेटेरोफिली वो होता है वाटरमेलन में. वाटरमेलन लीफ पर सब मस्त से गोल रहते हैं, लेकिन बाद में उनमें क्या शो होने लगता है, कर्वेचर, कटिंग, शटिंग सब दिखना शुरू हो जाती है. ऐसे मैंने एक और चीज में ऑब्जर्व किया, पता है किसके अंदर, कैस्टर के प्लांट में. कैस्टर पता है, वो एरंडी का तेल आता है, देखा है उसको, बहुत ही एसेंशियल ऑयल में होता है वो. नहीं तुमको नहीं भाई, तुमने जो चूज किया तुम्हारे लिए है वो. जैसे कोकोनट का तेल आपके लिए, अपने लिए ये सब यूज होता है, मेडिसिनल पर्पस है वो. मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट सीड है वो, ठीक है. मार्केट में अगर आप उसका थोड़ा सा ले जाओगे 200-250 रुपए मिलता है वो, क्योंकि इसको सीड को कलेक्ट करना, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना बड़ा महंगा प्रोसेस है ये, ठीक है. तो वहां पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई वहां पर जो लीफ होती है पहले एकदम मस्त स्मूथ कर्वेचर शो करती है, लेकिन बाद में लीफ में क्या होता है, कटिंग आनी शुरू हो जाती है. तो वहां भी क्या शो कर रहा है वो, प्लास्टिसिटी, जहां पर प्लांट शो करता है हेटेरोफिली कंडीशन अंडर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, आज के लिए काफी है.